तो वो ये बताते हैं कि चाइना जी ही 2000 मतलब 2100 में जी रहा है और 100 साल आगे है हमसे। डिफेंस वाइज भी ऐसी टेक्निक्स वो लोग बना रहे हैं। ड्रोन्स इतने, हमने सुना है ऐसा कि मस्कीटो के जितने छोटे साइज के बॉम्ब्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा एयर पावर समझना चाह रहा हूँ, इंडिया वर्सेस चाइना को अगर कंपेयर करें तो क्या उनके पास हमसे बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट्स और मशीन्स हैं? सी नो डाउट चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, बट वो कितना एडवांस्ड है, ठीक है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। एक्चुअली में फाइट जो थी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स तो कर रही थी, बट वेपन्स विच वर बीइंग यूज्ड वर दी चाइनीज़ वेपन। उनका क्या परफॉर्मेंस है हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। नाउ 1962 के बाद चाइनीज़ आर्म फोर्सेस कभी भी कोई बैटल लड़ी ही नहीं है। चाइनीज़ एयरफोर्स की क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस किसी भी एयरफोर्स की तब पता चलेगी जब वो एक्चुअल में बैटल फाइट करेगी और बैटल में रिजल्ट देगी। वेपन्स का हाल आपने देख लिया, उसकी एयरफोर्स का हाल क्या होगा, वो तो उन्होंने कभी बैटल लड़ा ही नहीं है। 1962 में हमसे गलती ये हुई कि हमने हिंदुस्तानी एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आर्मी को यूज़ किया, जिसकी वजह से हमें उस टाइम पे हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त 1962 में हिंदुस्तानी एयरफोर्स काफ़ी एडवांस थी कंपेयर टू चाइनीज़ एयरफोर्स। रीज़न बीइंग, जो उस टाइम की जो टॉप लीडरशिप थी हिंदुस्तानी एयरफोर्स की, वो लीडरशिप, वो लोग थे, वो ऑफिसर्स थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके थे, जिन्होंने बैटल देखे हुए थे। बट ये क्यों, किस वजह से ये पॉलिटिकल डिसीजन था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स यूज़ नहीं हुई, उसकी वजह से हमें ये जो भी फेस करना पड़ा। बट एट द सेम टाइम 1967 में नाथुला एंड चोला में हमने चाइनीज़ को भगा भगा के मारा है। नाथुला इंसिडेंट अगर आपको पता हो तो नाथुला में उन्होंने धोखे से हिंदुस्तानी फ़ौज के 65 सोल्जर्स को सोते वक्त मार दिया था। उसके रिटालिएशन में हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनके 400 सोल्जर्स को मारा, उन्हें वहाँ से नाथुला से भगाया, उन्हें चोला से भगाया। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों हमारी हिस्ट्री में, हमारे बुक्स में, हमारे मीडिया में पता नहीं क्यों इतना इनको दिखाया नहीं जाता। बट एक्चुअल में चाइनीज़ की क्या रियलिटी है, वो दिखाते क्या हैं और एक्चुअल में क्या है, उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। अब जो आप बात कर रहे थे कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ट्रैवलर्स हैं एंड चाइना जाते हैं, वो चाइना वो चीज़ दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। वो अपना अर्बन सिटीज़ दिखाएगा, है ना, अर्बन सिटीज़ में कितना डेवलपमेंट है वो दिखाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप गूगल करें, आज आप गूगल करना, जो उनके जो देहात एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे लाइटें नहीं हैं। हमारा आज की डेट में शायद ही ऐसा दूर दराज का भी कोई गांव होगा जहाँ पे सड़क ना हो, जहाँ पे बिजली ना हो, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस ना हो। तो वहाँ की जो रूरल एरियाज़ की जो हालत है वो बहुत ही बदतर है। एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ की मीडिया में बाहर आ नहीं पाती बिकॉज वहाँ पे एक ही पार्टी का रोल है। शी जिनपिंग जो कि प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने लास्ट के 5 से 6 साल में 90 जनरल्स को एग्जीक्यूट करवा दिया है। चाइना इस फौज के 90 जनरल्स को एग्जीक्यूट करा दिया है, जो कि उनके अगेंस्ट, उनको लगता था कि ये मेरे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो चाइनीज़ फौज में बहुत अनरेस्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। सर, जैसे आपने नाथुला केस के बारे में बताया और आपने बैटल ऑफ हाइफा के बारे में बताया, कुछ ऐसे सैक्रिफाइस थे जिनके बारे में आपने बोला जिक्र कम हुआ है। तो मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑफ ऑल दीज ईयर जो आपने सर्व करे हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या सैक्रिफाइसेस आपको लगता है कि जिनके बारे में जिक्र होना चाहिए था वो लेकिन बाहर निकल के नहीं है, अगर आप बता सकते हैं ऐसा कुछ हुआ है? दीपक, एक जो सोल्जर की लाइफ होती है ना, मतलब किसी भी सोल्जर की, किसी भी ऑफिसर की,
वो अपनी सर्विस में बहुत चीज़ें ऐसी देखता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट जब आप लड़ाई कर रहे हो तब आपका सेक्रीफाइस, जब आप पीस टाइम में भी, जब आप देश की सरहदों को जब डिफेंड कर रहे हो, जब आपकी देश के लिए जो आप अपना फैमिली से दूर रहना, अपने अपने घर से दूर रहना, ये जो सेक्रीफाइस होता है, ये एक इसकी ज़्यादा बात नहीं होती है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं कश्मीर में एक राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैच था 2-3 साल पहले. राष्ट्रीय राइफल्स के जो उस जगह के जो कंपनी कमांडर थे, वो एक मेजर रैंक के एक ऑफिसर थे. उस कंपनी की एक आगे फॉरवर्ड पोस्ट थी जो कि लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर थी, बिल्कुल एलसी के ऊपर. ओके. अब वहाँ पे एक नायक होता है, मतलब 6-7 साल की सर्विस वाला सिपाही, नायक रैंक का एक बंदा था. उसके घर से मैसेज आता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है. उसको मैसेज पोस्ट पे पहुँचाया जाता है. अब ये दिसंबर का महीना है, बर्फ़ गिरी हुई है, उस जगह पे बर्फ़ गिरी हुई है, 10 से 15 फीट की बर्फ़ है. जो मौसम है वो बहुत ख़राब है. उस दिन बहुत सर्द हवाएं चल रही हैं. एंड अगर उस जवान को नीचे उतरने का एक ही तरीका है, उसको पैदल ऊपर से नीचे आना होगा. ओके. जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसे एडवर्स वेदर में. अब एक जो सोच के देखो, एक जो सिपाही है, उसके फादर गुजर चुके हैं, उसको अपने फादर के क्रिमिनेशन के लिए नीचे आके वापस जाना है अपने गांव में. वो जा नहीं सकता. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, दूसरे तीसरे दिन, जब तीसरा दिन हो गया, उसको, उस जवान को भी पता है कि मैं नहीं उतर सकता. उसके फादर का मोर्चरी में जो भी उसके फादर की डेड बॉडी रखी थी, फाइनली उसका क्रिमिनेशन कर दिया जाता है कि भाई लड़का तो आ नहीं पाएगा. अब वो 3rd डे वो नायक अपने सूबेदार साहब के पास जाता है, जो वहाँ पे लोकल सूबेदार. बोलते साहब, मेरा इस तरह से तो मैं रह नहीं पाऊँगा, आप मेरी ड्यूटी लगा दो. ओके. नाउ जस्ट, अब वो सूबेदार साहब उस मेजर साहब को कॉल करते हैं जो कि मेरे साथ वहाँ पे तैनात थे. मेजर साहब बोलते हैं कि, मेजर साहब उस नायक से फिर बात करते हैं, बोला तुम कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, तुम्हें ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा. मतलब वो अब सोच के देखो उस नायक का मानसिक, उस टाइम पे क्या मानसिकता होगी उसकी. करेक्ट. तो ये सैक्रिफाइसेस हैं जो मतलब अनहर्ड एंड अनसीन चले जाते हैं. सर, अभी यूएस ने अटैक करा ईरान पे, एंड ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो इक्विपमेंट यूज़ करा, जो फाइटर मशीन यूज़ करी है, B2 बॉम्बर्स, वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, नॉन ट्रेसेबल है, ट्रैक नहीं किया. तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त मूव है क्या वो इक्विपमेंट? या जो B2 बॉम्बर्स है ना, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है. अब आपको थोड़ा सा ये आश्चर्य होगा ये जान के कि जो B2 बॉम्बर का जो जेनेसिस है ना, जो एक आइडिया था, जो आइडिया पनपा था, वो पनपा था 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद. जो नॉर्थरोप, जो इसके जो मालिक थे, जिस कंपनी ने ये B2 बॉम्बर्स बनाया, उसके जो मालिक जो हैं, उन्होंने ये आइडिया सोचा था कि यार, जो हम क्यों ना ऐसा कुछ डिज़ाइन करें किसी एयरक्राफ्ट में जिसमें जो एक्सपोज पॉइंट्स मतलब उसके टायर्स एंड इंजन्स, वो कितने से कम एक्सपोज हों एंड वो कम से कम रडार के कवरेज में आए. इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो फ्लाई हुआ था वो 1978 में फ्लाई हुआ था. इसने फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था कोसोवो वॉर में इन 1987. ओके. B2 बॉम्बर ने. एंड एक्चुअल में इनको बनाया इसलिए गया था कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, तो ये था कि ऐसा कोई जहाज़ होना चाहिए जो कि अनडिटेक्टेड जा सके सोवियत यूनियन में, जहां इनको ड्रॉप करना पड़े अगर न्यूक्लियर आर्सेनल या कन्वेंशनल आर्सेनल, तो ये ड्रॉप करके अनडिटेक्टेड वापस आ सके. तो उस थॉट प्रोसेस से B2 बॉम्बर का डिज़ाइन किया गया. एंड अभी जो इन्होंने फूडो में, जो ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे जो बॉम्बिंग करी, उसमें Tu-154 बॉम्ब्स यूज़ करें. एक बॉम्ब का जो वेट है वो है 13,000 kgs, सिंगल बॉम्ब. क्रेजी.
एंड जस्ट इमेजिन वो 15 किलोमीटर्स हाइट, अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ 50,000 फीट से अगर 13,000 kgs का कोई बॉम्ब गिरेगा जो कि वर्टिकल गिर रहा है, पिन पॉइंट करके गिर रहा है उस जगह पे, वो पेनिट्रेट कर सकता है ऑलमोस्ट 200 to 250 मीटर्स। जब वो फोटो में जब उन्होंने ये बम्बार्डमेंट की तो उस शहर के आसपास अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, इतना लीथल है वो। एंड इसका एक एडवांस वर्जन B-21 बॉम्बर भी मेकिंग में है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2032 तक वो US एयरफोर्स जो है उसे अपने उसमें इंडक्ट करेगी। बट करंटली सर कह सकते हैं कि यूएस एयरफोर्स अभी नंबर 1 पे है विद ऑल द मशीनरी एंड अगर टेक्नोलॉजी। हम मशीन की बात करें तो यस, US इज़ नंबर 1।